नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट टू नो में। दोस्तों, हाल ही में आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग में आरबीआई ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए और इसके साथ ही फॉरेन इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए कुछ बड़े डिसीजन भी लिए गए। ये डिसीजन कितने इफेक्टिव हैं, ये डिसीजन क्या है, इसे सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आरबीआई ने रेपो रेट में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया है। ये 5.25% पर स्थिर है। सीपीआई इन्फ्लेशन रेट 2027 के लिए 5.1% कर दिया गया है। वहीं सेकंड क्वार्टर में जो इन्फ्लेशन है वो 5.9% है। दोस्तों, जो इन्फ्लेशन है वो 4 से 6% के बीच रहना चाहिए और यहाँ पे हम एकदम ऐसे हैं, यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो आने वाले समय में बढ़ने वाली है। वहीं अनुमानित जीडीपी वर्ष 2026-27 के लिए 6.6 कर दिया गया है। इससे पहले 6.9% का अनुमान लगाया गया था। दोस्तों, भारत में फॉरेन इन्वेस्टर को आकर्षित करने के लिए आरबीआई ने कुछ बड़े डिसीजन लिए हैं। आरबीआई ने एलटीसीजी टैक्स 12.5% से घटाकर 0% कर दिया गया है और विद होल्डिंग टैक्स 20% से घटाकर 0% कर दिया गया है। लेकिन इसका फायदा एफआईआईज को तभी मिलेगा अगर वे गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और ये टैक्स की कटौती सिर्फ और सिर्फ एफआईआईज के लिए है। रिटेल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर को इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। दूसरा डिसीजन, एनआरआई और ओसीआईज को अब भारत में इन्वेस्ट करने के लिए सेबी से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। वे बिना रजिस्ट्रेशन के भी भारत में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो उनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट वो बढ़ा दी गई है। इन्वेस्टमेंट की लिमिट इससे पहले 5% थी, जिसे बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। ये व्यक्तिगत लिमिट थी। और वहीं एनआरआई और ओसीएस की एग्रीगेट लिमिट 10% से बढ़ाकर 24% कर दी गई है। इसका डिसीजन पार का दायरा बढ़ा दिया गया है। इसके अंदर अब 10 साल, 20 साल और 30 साल के बॉन्ड्स को शामिल कर लिया गया है। पार बेसिकली है क्या? फुली एसेसिबल रूल। इसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ तक कि एनआरआई भी जितना मर्जी चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा, फॉरेक्स कंसेशन। इसका डायरेक्ट बेनिफिट बैंकों को मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा, इसे समझते हैं। एफसीएनआरबी, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंशियल बैंक डिपॉजिट। इस स्कीम्स के तहत एनआरआई भारत के बैंकों में विदेशी मुद्रा जैसे कि डॉलर, यूरो जमा कर सकते हैं। अब इसके अंदर बदलाव क्या हुए हैं? सीआरआर और एसएलआर जो पहले 21% था, उससे अब नील कर दिया गया। सीआरआर और एसएलआर आखिर है क्या? सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। इसमें बैंक के पास जो भी मनी डिपॉजिट हुई उसका 3% आरबीआई को डिपॉजिट करना पड़ता था और उस पर आरबीआई बैंक को किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं देती थी। वहीं एसएलआर के अंतर्गत 18% डिपॉजिट का 18% पैसा गवर्नमेंट स्कीम और गोल्ड में इन्वेस्ट करना पड़ता था। लेकिन अब ये एकदम नील है। बैंक अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। पांचवा, हेजिंग कॉस्ट। पहले जो हेजिंग कॉस्ट बैंक बियर करते थे, अब उसे आरबीआई बियर करेगा। दोस्तों, पहले क्या होता था? मान लो जिस दिन बैंक ने डिपॉजिट लिया उस दिन डॉलर की वैल्यू 95 रुपीज थी और अगले 3 साल में उसकी वैल्यू 105 रुपए होगी ड्यू टू रूपी डेप्रिसिएशन। तो बैंक इस लॉस को रिकवर करने के लिए फॉरेक्स हेज खरीदते थे, जिसकी कॉस्ट बैंक खुद बेयर करते थे। लेकिन अब रूल्स में चेंज होने के बाद आरबीआई इसे बेयर करेगा। दोस्तों, ये जो भी बड़े बदलाव हुए हैं ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे और 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेंगे। ये जो भी बड़े बदलाव हुए हैं, आखिर इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? विदेशी मुद्रा को भारत में लाना, भारत की मार्केट को अट्रैक्टिव करना, ताकि निवेशक भारत में निवेश करें। पर क्या ये नियम बदलाव इफेक्टिव हैं? क्या निवेशक भारत की मार्केट में निवेश करेंगे या निकासी का दौर जारी रहेगा? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।